Bismillahirrahmanirrahim. My dear first year student and BDS class, I, being the head of anatomy department, welcome you in the first lecture of histology subject. You all know that this is your ड्रीम डे। ये आपके ख्वाबों की ताबीर है कि आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट में लेक्चर हॉल में ऑनलाइन सेशन में पहला लेक्चर जो है वो आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। ये बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत का मकाम है। आपकी उमंगों की तकमील का दिन है, आपके वालिदैन की दुआओं का समर है। यकीनन इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ एक निज़ाम है। सब ख्वाहिशें पूरी हों तो इंसान मुतकब्बर हो जाता है, लेकिन इस तरह की ख्वाहिश कि डॉक्टर बनना है जब आप पूरी होती नज़र आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वालिदैन की खिदमत करें और कमर बस्ता हो जाएं। इस प्रोफेशन की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो बीइंग head of anatomy department, now we'll start with the structural and functional unit, that is a cell. Now you all know that is the cell is the building block of all the living organism. सेल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस एफएससी में भी बिट नो हो आपको होगी। टुडे सेशन वी विल डिस्कस ए बिट elaborated manner to memorize you what is a cell. The brief definition is the structural and functional unit, because अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा अपना सिस्टम वज़ा किया है अपनी कुव्वतों का, जो कि वो खुद कुन का मालिक हैं। तो अल्लाह ताला ने इस सेल के अंदर वो सारी अपनी कुव्वतें, अपने अहकामात रख दी हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप उसको हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज ए सेल। Now this is the structure of a generalized cell. Now look at, this is the hypothetical diagram. Now look at the picture. So this is containing all the functional elements. जैसे आपका एक घर होता है, आप सब जानते हैं घर के अंदर एक मरकजी कंट्रोल सिस्टम होता है पेरेंट्स का, फिर उसके बाद उसके अहकामात होते हैं वालिदैन के। घर होता है, सीवरेज सिस्टम होता है, किचन होती है जहाँ खाना पकाया जाता है, फिर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स होते हैं, कमरे होते हैं, सिटिंग होते हैं, लिविंग होती है, मेहमान आते हैं जाते हैं, एक डोर होता है, आउटर इनर डोर, रूफ होता है, एक सिस्टम। ये भी आप गौर से देखें सेल के अंदर तो आपको ये सब नज़र आएगा। It's like a house, but it control all the activity of a living organism. इसमें क्या क्या आपको नज़र आता है ये पहले ही आप जानते हैं कि सेंट्रली जो कमांडिंग सेंटर है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस खुद जो है इट इज़ enveloped covered by a nuclear membrane all around to separate it from the cytoplasm. Now look at the picture. This is the nuclear membrane which separate it from the cytoplasm contents. Although this nuclear membrane is continuous with the endoplasmic reticulum, having a well-defined pore complex that it communicate with the cytoplasm, it is not isolated, and rather it communicate through its pore system as well as it is also communicating with the endoplasmic reticulum as well. The nucleus contains all the commanding components of a cell activity in the form of what? That is the
chromosome. Chromosome contain the main अल्लाह ताला सुभान ताला क्या वो कौन की कुव्वत जो है वो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। अल्लाह ताला ने डीएनए में वो सारी कमांडिंग रख दी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। तो आप सब जो जानते हैं कि एक जीन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ए कंसेक्टिव 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड विल डेमोन्स्ट्रेट और विल डिनोट, ये वो बताएगा एक अमाइनो एसिड के बारे में। एक अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ए जीन। तो जीन जो सीक्वेंसिंग है डीएनए के अंदर, यही सब कुछ है जो अल्लाह ताला ने उस न्यूक्लियस के अंदर रखा है, किस सेल ने क्या काम करना है। फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियोलस नज़र आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि उसके कंपोनेंट्स है, इंशाअल्लाह वो वन डिस्कस करेंगे। देन यू सी ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सीवरेज सिस्टम है, ये कम्युनिकेटिंग चैनल्स हैं जिसके अंदर वेरियस न्यूट्रिएंट्स और वेरियस माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल फ्लोट फ्रॉम nucleus to the cytoplasm, from the cytoplasm to the nucleus, from the interior to the exterior, from the exterior to the inside. It is a communicating channel. Golgi body is the packing organelle, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस पैक होता है जो कि बाहर निकलना होता है। फ्रॉम द आउटसाइड द सेल जब जाना है तो वो गोल्गी बॉडी से होके ही बाहर जाएगा। फिर इसमें अंदर कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। अब जो मेन कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म में आपको नज़र आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द होल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोविजन है, जो कि ये पावर हाउस है, सारी जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है सेल को वो ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपको नज़र आते हैं। ये मल्टीपल डॉट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे का सारा राइबोसोम है। राइबोसोम फ्री भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और अटैच फॉर्म में इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र आएंगे। देन इज द सेंट्रियोल विच इज कंसर्न फॉर द cell division as well as it is from the basic components of the microtubule and microfilament. Then many other secretory vesicle, lysosome, microbody, there are a lot of structure. So all these are structures are interrelated. इनका काम है सेल के अंदर to maintain the integrity. सेल जो है जब तक ये सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा तो वो लिविंग है। जब भी इसमें अंदर कोई भी डिजीज़ प्रोसेस होता है तो सेल डाई हो जाता है। सबसे पहले उसके अंदर चेंजेस आती हैं जो कि सेल को स्वेल करती हैं, फिर वो सेल डेथ हो जाती है या सेल अपनी शेप भी चेंज कर लेता है। वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स आर ऑफ 2 types, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes are also called as primitive cell. Eukaryotes are the developing or developed form of a cell. Both have many functional similarity but few structural differences, so it is postulated one group evolved from the other. जब हम इसको डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट को, दोनों में सिमिलरिटी नज़र आती हैं लेकिन जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो भी प्रोमिनेंट हैं, लेकिन ये देखा गया है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से इवॉल्व होते हैं, वन फ्रॉम द अदर। प्रोकैरियोट्स इज अ प्रिमिटिव सेल बट यूकैरियोट्स इज द मोर एडवांस्ड डिफरेंशिएटेड सेल। These are the broad differences from prokaryotes versus eukaryote. Now, prokaryote, you see, it is in the form of a capsulated or in the form of a rounded elliptical capsule form, simpler cell covered by a plasma membrane. Outer is the capsule, this is the plasma membrane, outer is the capsule having multiple pilus microvilli type. This is the capsule, the DNA material, look at the picture, DNA is a coiled form, but it is free, no nucleus. You see a flagellum as well, nuclear DNA, it is also called nuclear DNA without nucleus. Cytoplasm is
having scattered within the capsule. Now this is the eukaryote. What is the difference? It is a well-defined nucleus having DNA present within it. Then a lot of other organelle, but it is divide of organelle. Only few ribosomes sometimes visible, but all the elements well defined: organelle, ribosome, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum visible in the eukaryotic cell. Tabulated form of differences between prokaryote and eukaryote. DNA is naked. It is bound to the protein. Always remember. Prokaryote में DNA is naked and not covered by a nuclear membrane or nucleus. It is not bound with the nuclear protein, histone protein. DNA is circular. It is linear in fashion. Usually has intron. It is no intron. Having no intron mean between the extron and intron. It is a DNA component between the nucleotides. ऑर्गेनाली क्या क्या हैं? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट में. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली, but it is membrane bound organelle are there. Some are the amembranous as well. 70S ribosome, 80S ribosome. This is the components of the ribosome elements. 70S ribosome, 80S ribosome. Reproduction कैसे होती है? Prokaryotes में binary fission. You all know that is divided into two. दरमियान में एक क्लीवेज लाइन बनेगी. क्लीवेज लाइन जब बनती है दो में डिवाइड होते हैं, दो से चार बनते हैं. दिस इज बाय बाइनरी फिशन. But in eukaryotes, well defined mitosis and meiosis. And you know in the previous classes, mitosis and meiosis. Meiosis is the cell division during gametogenesis, whereas mitosis is the simple division of a cell during growth process. Single chromosome haploid, chromosome pair diploid or more. Paired form may then divide in the gametogenesis through meiosis. Otherwise, it is in the normal cell, growth cell is the diploid number. Average size is about smaller, 1 to 5 millimicron, whereas larger, it may be up to 100 micrometer as well. This is again in comparison of a eukaryote and prokaryote. For further, almost all are the same organelles. Metabolism and one thing is mostly aerobic in eukaryote, but it is anaerobic and aerobic as well. Single circular DNA standard, complex usually in the form of pair DNA. So this is again a chart of prokaryote and eukaryote division. अब हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ क्या है, कौन सी चीज़ जिंदा है और कौन सी चीज़ मुर्दा है. नो दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसमें होंगे तो वो हम उसको कह सकते हैं कि ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ग्रोथ. वो स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करे. सबसे पहले छोटा होता है, बड़ा भी हो, छोटे साइज कर ले, बड़ा साइज कर ले. इट्स द डायनामिक एक्टिविटी. Growth is the important factor of life. Organization, it should be well organized, composed of cell. Cell से बना होना चाहिए. Organization होनी चाहिए. Organization mean कुछ सेल जो हैं कुछ काम करें, कुछ सेल कुछ काम करें, कुछ जो है they will bound to security purpose. कुछ सेल जो हैं वो composition करें, कुछ सेल जो हैं वो destroy करें, कुछ उसको construct करें. So this is the composition of various types to perform a specific function. I mean to say that the cell should unite to form a group, to form a tissue unite to form an organ as well. लाइफ के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसमें एक्सक्रीशन का मेटाबॉलिज्म हो, सिक्रीशन का हो, प्रोडक्शन का मैकेनिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, सारे के सारे सिस्टम जो लाइफ में होने चाहिए. होम्योस्टेसिस to maintain the equilibrium of the inside the living organism, कि उसके अंदर हर चीज़ की इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मेंटेन करे हर स्टेटस को कि वो क्या क्या है. एक्सक्रीशन उसकी मेंटेन होनी चाहिए, एक्सक्रीशन मेंटेन, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड. रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करता हो, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता हो, हीट, कूल, टच, टेम्परेचर. Then all these will be responses. If it responds, it means that it is a living structure. Reproduction and adaptation, this is again a characteristic feature that can reproduce its own
offspring and adaptation, adapt to the natural environment accordingly. So these are the characteristic feature when present, so the structure is a living structure. यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो आपने पढ़ी हुई है अमीबा की. Now amoeba is a unicellular organism. अब ये लिविंग क्यों है आप खुद इसके डिस्कस कर लें कि इसका न्यूक्लियस है जो कमांडिंग सेंटर है ये अपनी शेप चेंज कर सकता है. इट हैज़ द एबिलिटी टू शो रिस्पॉन्स ऑन स्टिमुलस. इट हैज़ ए फूड वैक्यूल. इट हैज़ ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. इट कैन हैज़ ए प्रोसेस of excretion and waste material. It can move mobility because it has a pseudopodia. Through this movement of pseudopods, it moves across in the floating material. It can also reproduce by budding process. So all the characteristic feature of a living organism is having with amoeba. So amoeba is a structure unicellular, एक सेल से बना है, but it has the property of a living structure. Now, what about the viruses? यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड वायरस ये आजकल का बर्निंग क्वेश्चन है. What are the viruses? Are the living or non-living? ये एक ऐसा डिस्प्यूट मटेरियल है. आप सब जानते हैं कि वायरस जो है वो खुद ना वो जिंदा रह सकता है ना वो मूव कर सकता है. इट रिक्वायर्ड ए होस्ट. उसको अपनी वाइटलिटी के लिए होस्ट चाहिए जिसके अंदर वो जाके अपनी जो उसके अंदर कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर सके. सम मात्र से इट इज़ ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ए ओनली ए प्रोटीन कोटिंग विद अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग ए RNA और DNA. दैट इज इट्स अ फॉर्म ऑफ ए प्रोकैरियोट. लेकिन जब हम बात करते हैं ये कि DNA के अंदर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है वायरस की कैसे किस प्रोटीन को बनानी है और उसके बाद जब ये होस्ट अटेन कर लेता है तो फिर ये रिप्रोड्यूस भी करता है. लॉट ऑफ पायरोजेनी, लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग ये बनाता है जिससे ये डिजीज़ काज करता है. दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो इसके हो गए कि ये DNA मटेरियल से अपने आप को एक्सेस भी करता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी है. ऐसे क्योंकि जब भी कोई ड्रग आती है तो ये अपनी म्यूटेशन भी वेरी रैपिडली प्रोड्यूस करता है तो ये रिस्पॉन्स स्टिमुलाई भी शो करता है. सो सम जो प्रोडिक्शंस अबाउट दिस वाइटलिटी इज इट इज़ ए वाइटल ऑर्गन. इट इज़ ए वाइटल स्ट्रक्चर although it is a prokaryote but it is a vital structure. Some authors say you have studied a lot about the coronavirus spike protein, then M protein, then is the nuclear core, that is the RNA material, its innovation within the body, how it's so it is a dynamic structure viruses. So some say it is also a part of living structure, but usually in the books it is a non-living structure, needs a host to be needed for its activity. What is a cell differentiation? Now, cell differentiation is the process from which a single cell changes to another well-organized to perform a specialized function. It is called as specialized cell. नो आप अब तक जो आपने पढ़ा वो एक सेल के बारे में पढ़ा है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसके अंदर सारे अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है. लेकिन जब एक सेल मल्टीपल सेल जब यूनाइट करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू मेक दी ऑर्गन. जब नेचर ने एक सेल के अंदर सारी मैकेनिकल सपोर्ट रख दी, स्ट्रक्चर उसके ऑर्गेनाली बन गए, तो अल्लाह ताला उसको सेल को ये हुक्म दे रहे हैं कि तुमने मसल सेल बन जाना है, तुमने नर्व सेल बन जाना है, किसी को कहता है कार्डियक सेल बन जाओ, कोई कहता है अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि तुमने काम ये करना है कि तुमने एपिथेलियल सेल बन जाना है GIT का. अब जो हेल्थ सेल हाउ वी डिफरेंशिएट. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच दिस विल टेक प्लेस इज कॉल्ड ए सेल डिफरेंशिएशन बिकॉज द नेचर हैज bestowed the DNA command that this cell should move toward a definite
placed to perform a definite function. So this cell differentiation is the key process through which the whole human organism, especially the human, is formed by cell differentiation. Any other living organism is also passed through this cell differentiation to perform a specific function. एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा, ए सिंगल फर्टिलाइज ओवम टू अडल्ट मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। हम सब जानते हैं कि सिंगल फर्टिलाइज ओवम एक ही होता है, स्पर्म आता है और उसके बाद जो एग है वो फर्टिलाइज होता है। दोनों के अंदर जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मिल के डिप्लॉइड बनता है और एक सेल जो है यूनाइट होकर दो बनते हैं, 2 से 4, फिर इस तरह मल्टीपल सेल मरूला बनता है। फिर उसकी इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में अंदर। जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगी, देन दिस विल और सेल डिफरेंशिएशन विल स्टार्ट, द पोलैरिटी विल अकर, द सेल विल परफॉर्म tissue processing, and then tissue will form the organ. So this process, cell differentiation, is by nature best stored in the DNA sequences. There is all informations are stored. खुद सोचें कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर इंफॉर्मेशन रख दी है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन सेल के अंदर मौजूद है। फर्टिलाइज ओवम के अंदर कि वो किसके, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लम्हा है जिससे 4 से 8 और 8 से 16 बन रहे हैं, यहाँ तक तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि कुछ सेल को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि तुम पोल पे चले जाओ, कुछ को कहते हैं कि साइडों पे चले जाओ। तो जब साइड पे चले जाती हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनती है, तो उन सेल का फंक्शन अलग कर देते हैं अल्लाह ताला। फिर जो पोल पे चले जाते हैं उनको पोलर सेल कहते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट उसे कहते हैं। उससे फिर एम्ब्रियो प्रॉपर बनना शुरू, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मुख्तलिफ ऑर्गन बनते हैं। तो ये जो सेल डिफ्रेंशिएशन है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कि एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू प्रॉपर सिस्टम के तहत वो सेल जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं। टूटीपोटेंट सेल क्या, आम तौर पर ये आजकल जो बोला जाता है कि प्लूरीपोटेंट टूटीपोटेंट सेल में क्या जो आजकल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, इस पर बहुत काम हो रहा है। It is also a burning issue in today cell genetic engineering. What is embryonic cell? Embryonic cell stem cells are of two types: totipotent and pluripotent cell. Totipotent cell can differentiate to all cell types including placentum. अब टूटीपोटेंट सेल जो वो सेल होगा जिसके अंदर नेचर ने हर किस्म की इंफॉर्मेशन रखी होगी। फॉर एग्जांपल कि जब एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, फर्टिलाइज ओवम से 2 से 4, 4 से 16 तक, वहाँ तक एक कम्पैक्ट मास बना होता है जिसे मरूला कहते हैं। जब मरूला तक तो सेल जो है एक ही फंक्शन सारा का सारा रखते हैं कि उन्होंने पूरा एम्ब्रियो बनाना है इंक्लूडिंग प्लेसेंटा। तो ये हो गया टूटीपोटेंट। इसमें सेल में सारी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये ऑर्गन भी बनाएगा, ये हार्ट बनाएगा, ये ब्रेन बना सकता है, ये लंग्स बना सकता है, ये स्किन बनाएगा आपके, इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएगा, इसके अलावा आपको ऑल टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स एंड बॉडी को बना सकता है टूटीपोटेंट सेल इंक्लूडिंग प्लेसेंटा। प्लूरीपोटेंट सेल इज दैट विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर अडल्ट टिश्यू सेल। अब प्लूरीपोटेंट क्या है? अब सेल जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होकर उसने वो चीज़ छोड़ दी। अब एक सेल जो है वो सिर्फ क्या बनाएगा, टिश्यू बनाना शुरू कर देता है सारे बॉडी के अंदर। अब वो प्लेसेंटा नहीं बना सकता, यानी रिवर्स बैक नहीं जाएगा। अब वो वहाँ पे मरूला नहीं बन सकता, वहाँ पे जो है एम्ब्रियोनिक पोल पे सेल नहीं बना सकता, वो वापस जो है जाइगोट नहीं बना सकता प्लूरीपोटेंट। अब उसने टिश्यू बनाने हैं जो कि रेस्पेक्टिव सेल की कॉरेस्पॉन्डिंग मूव करेंगे, उसको हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। यानी अब सिर्फ जो है प्लेसेंटा और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, लेकिन बाकी सारे काम जो है वो ये सेल जो है परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ ए कोडेड इंफॉर्मेशन विद इन द न्यूक्लियस। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जो हैं ये आज इस पे काम क्यों हो रहा है? क्योंकि clinically it is very important cell, because whenever a disease cell is produced within the body, for example किसी को शुगर हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटिस, वो कहते हैं कि इसके पैनक्रियाटिक आइलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज।
अब सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से उनको लेके उन जो एनकोड करें, उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग करें कि उसको इम्प्लांट कर दें पेनक्रियाज के अंदर, कि उसको हुक्म दें कि भाई तुम जो है ना वही पुराना तरीका जो है पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स बना के जो इंसुलिन है बनानी शुरू कर दो ताकि उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए। तो इसी पे काम हो रहे हैं। सो दिस आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। You will have to memorize स्टूडेंट के टूटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट सेल के डिफरेंस आपके जहन में होना चाहिए। टूटीपोटेंट सेल ऑल वैरायटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है उसके बना सकता है, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा। लेकिन टिश्यू की जो प्रोसेस को अडल्ट की वो प्लूरीपोटेंट बनाएंगे, उसमें प्लेसेंटा शामिल नहीं होगा। एनी अदर पेरेंट्स सेल जो उसमें शामिल नहीं होंगे। So inshallah next lecture we will further discuss about this cell differentiation and how it will take place, what are the various types of cell differentiation. Thank you very much.